Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Ayushi Arora and I welcome you all to my YouTube channel. So as all of you know, we are doing class 12th political science of CBSE board. So पहले मैं ISC board के बारे में करा चुकी हूँ. अब हम CBSE board का concept कर रहे हैं. So today we are doing political science of class 12th और पिछली वीडियो में मैंने अपना यूएस हेजेमनी को डिस्कस किया है विच इज रिलेटेड टू योर वर्ल्ड पॉलिटिक्स. आज हम इंडियन पॉलिटिक्स की बात करेंगे, क्लास 12th इंडियन पॉलिटिक्स. सो सीबीएसई बोर्ड का, और ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज द चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग. सो इस चैप्टर को समझना बहुत ही आसान है, बहुत ही क्रूशियल है. देखिए, जैसे हमारी हिस्ट्री की 3 बुक्स हैं, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न. तो मॉडर्न हिस्ट्री जब हम क्लास 12th में पढ़ते हैं तो वो हमारा एंड ही वहां पर होता है जब पार्टीशन पे एंड होता है. यानी कि 1947 में जब ब्रिटिशर्स गए, ब्रिटिशर्स से हमें आजादी मिली, इंडिया was under the colonial rule from a very long span of time. So after that, when we got independence in 1947, from that point of time, our nation was facing several challenges, right? So it was not only that we were getting independence at that point of time, but we were facing several challenges also, right? कि ऐसा नहीं था कि हमें सिर्फ आजादी मिली 1947 में, हमें बहुत सारे challenges भी मिले. पार्टीशन हुआ था उस समय पर. अगर हम बोलते हैं कि हमें आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो क्या सिर्फ हमें आजादी मिली? आजादी के साथ हमें दुख भी मिला. वो दुख क्या था? पार्टीशन. अब पार्टीशन हुआ तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी थे, वेदर इट इज रिफ्यूजी प्रॉब्लम, नेशन बिल्डिंग प्रॉब्लम, कि भाई ब्रिटिशर्स तो हमारे देश को छोड़कर चले गए, तबाह कर कर चले गए, तो उस देश को बनाए कैसे, उस नेशन को संभाले कैसे, वहां की डेमोक्रेसी को अपनाए कैसे, वहां पर कायदे कानून बनाए कैसे. क्यों? क्योंकि देखो, ब्रिटिशर्स से पहले हमारे ऊपर मुगल्स रूल कर रहे थे, तो मुगल्स के टाइम पर उनका बिल्कुल अलग वे ऑफ रूलिंग था. उसके बाद आपके ब्रिटिशर्स आ गए. तो जब ब्रिटिशर्स हमें 1947 में छोड़कर गए, तो उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस हमने एज अ नेशन, एज अ कंट्री फेस किए, उन चैलेंजेस को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे. और मैं कोशिश करूंगी कि ये एक ही लंबा वीडियो बन जाए और पूरा का पूरा चैप्टर इसी वीडियो के अंदर कवर अप हो जाए. So let's get started. So challenges to nation building, ये हमारे चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 1, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस ऑफ सीबीएसई बोर्ड एंड इंडियन पॉलिटिक्स की बुक में. चलिए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Now we are going to talk about challenges faced by independent India. यानी कि जब हमें आजादी मिली तो हमें साथ साथ में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े. ठीक है, पहले प्रियांशु जी आप इसे रीड कर दीजिए, फिर मैं आपके साथ में थोड़ा थोड़ा स्टोरी भी डिस्कस करूंगी और थोड़ा थोड़ा इसको भी डिस्कस करूंगी. चलिए पढ़िए. Challenges faced by independence. Shape a nation that was united, yet accommodating the diversity. India was a land of continental size and diversity. Spoke different languages and followed different cultures and religions. At times, it was widely believed that a country full of such kinds of diversity could not be. So we are talking about the challenges faced by the independent India. ठीक है, अब हम इंडियन पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं. हमें ये पता है कि पहले हमारे ऊपर मुगल रूल करके गए, मुगलों के बाद हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स रूल करके गए, और ब्रिटिशर्स के बाद हमें
15th अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली। क्या क्या हमें चैलेंजेस फेस करने पड़े जब हमें आजादी मिली उसके बाद? टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड येट accommodating diversity in our society। तो सबसे पहला हमारा जो प्रॉब्लम रहा है, जो चैलेंज रहा है, दैट इज accommodating the diversity। इंडिया is a very very diverse country। diverse country इतना ज्यादा diverse है। देखिए, टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड, हमें इंडिया को एज अ कंट्री, एज अ सोसाइटी, हमें उसे शेप करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इंडिया यूनाइटेड तो था, ऑब्वियसली हमारा इंडिया यूनाइटेड तो था जब हमें आजादी मिली। सिर्फ वो पार्टीशन हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन ओवरऑल इट वाज इन अ यूनाइटेड फॉर्म। बट हमें इतनी सारी डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो ये चैलेंज नंबर 1 रहा हमारा। इंडिया was a land of continental size and diversity। इंडिया का जो साइज है वो भी काफी ज्यादा वास्ट है। ठीक है, आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया इतना छोटा सा है और उसके अंदर पॉपुलेशन भी कम है, whereas हमारा इंडिया का साइज भी बड़ा है और डाइवर्सिटी भी ज्यादा है। डाइवर्सिटी मतलब क्या? यहाँ पर लोग अलग भाषा बोलते हैं, तो अलग अलग लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो वो बोलेंगे हाँ जी, हमारी भाषा को आप नेशनल लैंग्वेज बना दीजिए या राष्ट्रीय भाषा बना दीजिए। ठीक है, so its people spoke different languages and followed different cultures and religions। तो कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। ठीक है, यहाँ पर कोई जैनिज्म को फॉलो करता है, कोई बुद्धिज्म को फॉलो करता है। सो इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। तो डाइवर्स कंट्री को अकोमोडेट करना कितना ज्यादा मुश्किल हो रहा है। At that time, it was widely believed that a country full of such kind of diversity could not remain together for long। So at that point of time, people were making rumors। Rumors मतलब क्या? अफवाहें फैल रही थी कि इंडिया जैसी कंट्री जहां पर सब चीजें इतनी ज्यादा क्या है, डाइवर्स है, क्या लोग यहाँ पर इकट्ठे रह पाएंगे? इज इट गोइंग टू बी पॉसिबल? ऐसा लोग सोच रहे थे। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। पहला डाइवर्सिटी थी। दूसरा जो बड़ा चैलेंज था, दैट वाज टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। अब देखो, हमारे पहले हमारे ऊपर मुगल रूल कर रहे थे। मुगल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था या जो पॉलिटी थी वो बिल्कुल ही अलग थी। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आकर हमारे ऊपर रूल करने लगे। ऑल्दो वो कह रहे थे उस समय पर कि हम आपके लिए डेमोक्रेसी लेकर आए हैं, लेकिन वो डेमोक्रेसी ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाई जा रही थी, हमने तो वो नहीं किया ना। तो टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, हम अपनी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी किस तरीके से लेकर आएंगे और किस तरीके से उस डेमोक्रेसी को हम चलाएंगे। चलिए पढ़िए। Established democracy, India adopted representative democracy based on the parliament. These features ensure that political competition between interests are democratic framework. तब वैसे आपकी थोड़ी आवाज अटक सी रही है, बट कोई बात नहीं, मैं अब ये वाला तो मैं समझा देती हूँ, आगे थोड़ा देख लेना। ठीक है, बोल रहे हैं कि इंडिया अडॉप्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ऑब्वियसली इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है आज की डेट में भी। दैट इज पार्लियामेंट्री मींस कि हमारे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। Whereas यूएसए के अंदर क्या होता है, वहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर आपका प्रेसिडेंट रूल होता है। इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री में दोनों होते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं और आपके प्रेसिडेंट भी होते हैं। और वहां पर सिर्फ प्रेसिडेंशियल है तो प्रेसिडेंशियल में सिर्फ प्रेसिडेंट होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अपनाया। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से हमारा मतलब है कि
the person who is representing the public. तो जो political leaders हैं यहाँ के, वो सारी चीजों को क्या कर रहे हैं, represent कर रहे हैं. These features ensure that the political competition would take place in a democratic framework. कि जितना भी political competition है, ये democratic framework के अंदर हो रहा है. कि यानी कि democracy means where people elect their own representatives. तो अभी तो आप छोटे हो, अभी आप 18 के नहीं हुए हो, लेकिन जब आप 18 के हो जाओगे या 18 प्लस के जितने भी लोग होते हैं, तो वो सब क्या करते हैं, वो लोग वोट देने जाते हैं, वोटिंग राइट्स मिलते हैं. तो ऑब्वियसली जब आप कॉलेज में जाएंगे, अभी तो आप क्लास 12th में है, तो जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको वोटिंग राइट मिलेगा. वोटिंग राइट मिलेगा मतलब कि नाउ यू आर capable of electing your own representative. जोन सा रिप्रेजेंटेटिव हमें अच्छा लगता है उसको हम खुद इलेक्ट करेंगे, है ना. समझ में आ गया. तो डेमोक्रेसी को उस समय पर एस्टैब्लिश करना भी बहुत बड़ी बात थी. हो सकता है लोग ना मानते, लोग कहते वापस वो राजा वाला सिस्टम ले आओ, है ना. चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. पढ़ो. The third challenge was to ensure the development of the entire society, and not only for some sections. The Constitution clearly laid down the principle of equality and special protection to society, socially disadvantaged groups and religious and cultural communities. The Constitution also set out the directive principles of the state policy provides the goal that democratic policies must achieve. तो बोल रहे हैं कि जो थर्ड चैलेंज है वो ये है, was to ensure the development and well-being of the entire society. कि पूरी कंट्री का डेवलपमेंट और वेलबींग की बात की जाए. एंड नॉट ओनली फॉर दी सम सेक्शंस, कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ किसी सेक्शंस की डेवलपमेंट की बात करेंगे, कि अगर मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन है तो हम सिर्फ हिंदुओं की फेवर की बात करेंगे, या हम किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन की या पर्टिकुलर ग्रुप के ही वेलफेयर की बात करेंगे. ऐसा नहीं है. हमारी कंट्री में इररिस्पेक्टिव यू बिलोंग टू एनी ऑफ द रिलीजन, हमारी कंट्री में सबका वेलबींग का ध्यान रखा जाता है, सबकी डेवलपमेंट की बात की जाती है. द कॉन्स्टिट्यूशन clearly laid down the principle of equality and special protection to socially disadvantaged groups and religious and cultural communities. So what are we saying? We are saying कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वालिटी प्रोवाइड करता है, स्पेशल प्रोटेक्शन देता है टू द सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, रिलीजियस और कल्चरल कम्युनिटीज को. The Constitution also sets out in the directive principles of state policy, the welfare goals, and the democratic politics must achieve. यानी कि देखिए, हमारी कंट्री के अंदर फंडामेंटल राइट्स की भी बात की गई है और साथ ही साथ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की भी बात की गई है. मैं फंडामेंटल राइट्स का एक वीडियो और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है ये मैं पहले इनके वीडियोस बना चुकी हूँ. इफ यू वांट टू वॉच दैट देन यू कैन वॉच दैट. ये आपका आईएससी बोर्ड वाले सिलेबस में है, ऑल्दो ये आपका क्लास 11th में भी है. इफ यू आर फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड तो आपको पता ही होगा. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब होता है कि कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत लिखे जाते हैं स्टेट पॉलिसी के अंदर, जो कि आपके ठीक है, वो सिद्धांतों के बारे में लिखा जाता है जो कि रूल्स हम फॉलो कर सकते हैं जब भी नेसेसरी हो. ये कंपलसरी नहीं होता. ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स लिखे गए होते हैं जो जरूरत पड़ने पर हम फॉलो कर सकते हैं हमारी वेलफेयर के लिए. चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट स्लाइड.
कंक्लूजन, challenges faced by independent India. 3 challenges हैं, तीनों challenges के नाम पढ़ दीजिए. Challenge 1, to shape a nation that was united, yet accommodating the diversity in our society. Second challenge, to establish democracy. Third challenge, to ensure the development and well of the entire society. तो पहला चैलेंज तो हमारा ये हो गया कि हमें एक ऐसे नेशन को शेप करना है जो कि यूनाइटेड तो है, बट अलोंग विद दैट इट इज हैविंग डाइवर्सिटी. तो डाइवर्सिटी है सोसाइटी में, तो ये चैलेंज नंबर 1 है. चैलेंज नंबर 2 हमारा ये रहा है टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी लानी है. चैलेंज नंबर 3 हमारा ये रहा है टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेल-बीइंग ऑफ द एंटायर सोसाइटी. हमें डेवलपमेंट लानी है और वेल-बीइंग इंश्योर करनी है पूरी की पूरी सोसाइटी की. नेक्स्ट स्लाइड. The two nation, हाँ, द टू नेशन थ्योरी. चलिए पढ़ लीजिए, फिर मैं बताऊंगी. according to the two nation theory advanced by the Muslim League, India consisted of not one but two people, Hindus and Muslims. That is why it demanded Pakistan a separate country. देखिए, जो आपके मोहम्मद अली जिन्ना थे, उस समय पर जब हमें आजादी मिल रही थी, तो मुस्लिम्स के जो लीडर थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना. सो वो टू नेशन थ्योरी के कॉन्सेप्ट को लेकर आए थे. और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही, जब इनिशियली ये कॉन्सेप्ट लाया गया था ना, तो किसी के मन में भी ये नहीं था कि दे वर डिमांडिंग पाकिस्तान. इनिशियली ये नहीं था, बट ये लेटर ऑन बहुत सारे सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए हैं. जब मैं हिस्ट्री में आपको पार्टीशन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि 1939 का इलेक्शन आया, सेपरेट इलेक्टोरेट वाले पॉलिसीज आई और कितनी सारी पॉलिसीज आई जिसकी वजह से आपका ये टू नेशन थ्योरी को हमें लगा कि ये कहीं ना कहीं एक बीज बोया गया था कि इंडिया और पाकिस्तान ऐसे दो सेपरेट नेशंस बनने चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू दिस टू नेशन थ्योरी के हिसाब से इंडिया कंसिस्टेड ऑफ नॉट वन बट टू पीपल, दैट इज हिंदूज एंड मुस्लिम्स. दैट इज व्हाई इट डिमांडेड पाकिस्तान a separate country for the Muslims. टू नेशन थ्योरी में मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 मार्कर में एमसीक्यू आएगा ही आएगा. ठीक है, आएगा ही आएगा से मेरा मतलब है कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा. जस्ट अ सेकेंड बेटा, 1 सेकेंड रिकॉर्डिंग पॉज करना. हाँ जी. सो उस समय पर देखो, मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला था कि इंडिया कंसिस्टेड ऑफ नॉट वन बट टू पीपल, दैट इज हिंदूज एंड मुस्लिम्स. कि इंडिया के अंदर एक मतलब इकट्ठे एक तरीके के लोग नहीं रहते. इंडिया के अंदर दो लोग रहते हैं, वन इज हिंदूज एंड द अदर वन इज मुस्लिम. तो बाद में धीरे धीरे करते करते इट लेड टू द डिमांड फॉर द सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम्स. ठीक है, इनिशियली नहीं था. टू नेशन थ्योरी में इनिशियली किसी के मन में भी ये भावना नहीं थी. इनफैक्ट व्हेन मोहम्मद अली जिन्ना वाज गिविंग द स्पीच, at that point of time he was also not having that clarity in mind कि we want a separate nation. ये तो later on काफी ज्यादा बाद में there are series of events, वो मैं अपनी पार्टीशन वाले चैप्टर में डिस्कस करूंगी, वो आप लोगों के साथ मैं जल्दी शेयर करूंगी. लेकिन सीरीज ऑफ इवेंट्स था, किसी के मन में ये नहीं था कि आज हमें पाकिस्तान चाहिए. ये टू नेशन थ्योरी ने बस एक बीज बो दिया मन में कि हाँ हमें पाकिस्तान चाहिए. चलिए नेक्स्ट स्लाइड. Now, what were the problems in the process of partition? देखो,
पहला जो हमने चैलेंज पढ़ा है ना कि इंडिया वाज यूनाइटेड बट येट हैविंग डाइवर्सिटी। हम पार्टीशन की प्रॉब्लम पढ़ेंगे और हम प्रिंसली स्टेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, दैट इज आल्सो वेरी क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स रही हैं पार्टीशन में? अभी क्या क्या सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए जिसकी वजह से पार्टीशन हुआ, वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बिकॉज दैट विल कम इन अनदर चैप्टर, वो हिस्ट्री में आ जाएगा। जब जब मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे तब वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगी। अब बात करते हैं व्हाट वर द प्रॉब्लम्स इन द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, क्या क्या परेशानियां रही हैं पार्टीशन के टाइम पर। ठीक है, तो क्या क्या परेशानियां रही हैं उसको जरा पढ़ना शुरू कीजिए प्रियांशु जी। There were no single wells of Muslim majority in the British India. There were two areas of concentration, one in the west बेटा and आपका वीडियो नहीं आ रहा, वीडियो ऑन कीजिए। there were two areas of concentration, one in the west and one in the east. There were no way these two parts could be joined, so it was decided that the new country Pakistan will comprise of territories, West and East Pakistan, separated by a long expansion territory. Not all Muslim majorities wanted to be Pakistan. हाँ जी, क्या समझ में आया? पहले आप एक्सप्लेन कर दो बेटा, फिर मैं कर दूंगी। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे एक मेजॉरिटी मुस्लिम एरियाज, वेस्ट वेस्ट पाकिस्तान था और ईस्ट पाकिस्तान था। वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप था जो कि इंडियन टेरिटरी थी, और जो बहुत सारे मुस्लिम्स थे जो इंडिया में थे वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। देखो क्या क्या प्रॉब्लम्स रही हैं इन द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। तो जब पार्टीशन होने लगा ना, तो उस समय पर बोलते हैं कि जिस एरिया में ज्यादा मुस्लिम्स हैं उसको पाकिस्तान बना दो, और जिस जगह पर ज्यादा इंडियंस हैं तो उसको इंडिया बना दो। तो आपका एक पर्सन है रेड क्लिफ, उनका नाम है। रेड क्लिफ आए, उनको इंडिया का मैप दिखाया गया। अब कहानी है, सुन लो कहानी को। उनको इंडिया का मैप दिखाया गया पहली बारी, ही वॉज अ ब्रिटिशर। इन्होंने पहली बारी आपका मैप देखा था। तो मैप देखा तो इन्होंने क्या किया, इनके हाथ में एक पेंसिल दी गई और इनको बताया गया भाई ये हिंदुस्तान है, और ये मेजोरिटी यहाँ पर हिंदू लोग रहते हैं, यहाँ पर मुस्लिम लोग रहते हैं। तो हमारी राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पर, इंडिया के राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर, दोनों साइड पर मुस्लिम मेजोरिटी एरिया ज्यादा था। तो उन्होंने क्या किया, एक पेंसिल उठाई और यहाँ पर एक लाइन खींच दी और यहाँ पर एक लाइन खींच दी। तो सुबह लोग उठे तो बौखलाहट में उठे, उनको ये नहीं पता था कि वेदर वी आर इन इंडिया और वेदर वी आर इन पाकिस्तान। उन्होंने तो सिर्फ मैप के ऊपर एक लाइन खींची, बोला कि ये वाला सारा पाकिस्तान हो गया और ये वाला सारा हिंदुस्तान हो गया। तो there was no single belt of Muslim majority areas in British India। जब ब्रिटिश इंडिया चल रहा था तो कोई एक सिंगल बेल्ट नहीं थी मुस्लिम मेजोरिटी की। There were two areas of concentration, one in the west and one in the east। तो दो पाकिस्तान बने थे, एक बना था आपका ईस्ट पाकिस्तान और एक बना था आपका वेस्ट पाकिस्तान। तो नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान, ये भी एक प्रॉब्लम था। उस समय पर सारे लोग पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे। जो पाकिस्तान के एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस लीडर है खान अब्दुल गफार खान, वो भी पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे। उनका कोई इंटेंशन नहीं था कि वो पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं, नहीं जुड़ना चाहते थे, वो इंडिया में ही रहना चाहते थे। तो ऐसा नहीं था कि everyone wanted to go to Pakistan, not each and every Muslim was hating India at that point of time। उनको हिंदूज अच्छे लगते थे। अगर मान लो आपका कोई मुस्लिम नेबर है तो आप मुस्लिम नेबर से क्या बातचीत नहीं करेंगे? करेंगे ऑब्वियसली। उनके साथ खाना शेयर नहीं करेंगे? करेंगे, है ना? तो उस समय पर ऐसे ही होता था, हिंदू मुस्लिम आपस में इकट्ठे रहते थे, प्यार से रहते थे। तो हर मुस्लिम को ये नहीं लगता था कि हिंदू मेरा दुश्मन है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये तो कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए हमारे,
और उसकी वजह से ये डिवीजन हो गया, ठीक है। सो हमें यही बता रही थी कि वो जब उन्होंने लाइन ड्रॉ करी मैप के अंदर, तो इस साइड पे हिंदुस्तान था और इस साइड पर पाकिस्तान था। अब किसी को नहीं पता था, मान लो अगर मैंने लाइन के इस तरफ पैर रखा तो मैं इंडिया में हूँ, और मैंने लाइन के इस तरफ पैर रखा तो मैं पाकिस्तान पे हूँ। बॉर्डर वाले एरियाज पे इस तरीके का सिचुएशन बना था। तो पहली प्रॉब्लम ये थी प्रोसेस ऑफ पार्टीशन में, कि कोई भी मुस्लिम कंसंट्रेशन एरिया नहीं था। एक ईस्ट में था, एक वेस्ट में था। तो इसलिए हमने दो हिस्सों में डिवीजन किया था। एक बना था आपका ईस्ट पाकिस्तान और एक बना था आपका वेस्ट पाकिस्तान। बाद में वो अलग बात है कि बाद में वो एक हिस्सा बांग्लादेश में 1971 की वॉर के अंदर वो बांग्लादेश बन गया था। बट अभी के लिए आप फिलहाल अपने पेपर में यही लिखेंगे कि दो हिस्से बने थे, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये देखिए, ये मैप है। मैप को बहुत ध्यान से देखना। ये बीच में इंडिया है, ठीक है। इंडिया के इस तरफ है आपका ईस्ट पाकिस्तान। यहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया ज्यादा था, तो इसलिए इसको ईस्ट पाकिस्तान बनाया गया। 1971 के अंदर जब पाकिस्तान में लड़ाई हुई थी, तब हमारी उस समय पर प्राइम मिनिस्टर थी, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। तब उन्होंने 1971 की वॉर लड़ी थी, मतलब हेल्प किया था ईस्ट पाकिस्तान को। तब ये ईस्ट पाकिस्तान वाला हिस्सा आज की डेट में ये बांग्लादेश है। ये बाद में बांग्लादेश बना है। ये बांग्लादेश भी इंडिया से ही निकला हुआ है। और ये वेस्ट पाकिस्तान वाला एरिया आपको दिख रहा है इस तरफ, इसको बोलते हैं, यहाँ पर जो एरिया है इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाला एरिया, और इस तरफ पर जाकर ये वेस्ट पाकिस्तान बना। तो आपके जो सारे रीजन हो गए, सिंध हो गया, मुल्तान हो गया, ये सारे आपका वेस्ट पाकिस्तान के अंदर आ गए थे। ये पहले सब कुछ इंडिया के अंदर ही आता था। अब आप जम्मू कश्मीर वाला एरिया देखो। जम्मू कश्मीर वाले एरिया में ये जो ग्रीन लाइंस दिखाई जा रही हैं, ग्रीन लाइंस इसलिए दिखाई जा रही है क्योंकि कुछ हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर का, कुछ हिस्सा आज की डेट में वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर उसे हम बोलते हैं, पीओके। वो आगे के चैप्टर्स में जब मैं अलग अलग वॉर्स पढ़ाऊंगी तो पता चलेगा ये पीओके का ये वाला हिस्सा है। तो अभी मोटा मोटा इतना समझो, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान समझ में आ गया कहाँ कहाँ पर है। चलिए आगे चलिए। एक तो मेरा गला ठीक नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम है। बार बार ही मेरा गला खराब, मतलब ठीक ही नहीं हो रहा, क्या करे इतने दिनों से। सो प्रॉब्लम्स इन द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। देखो, हमें आजादी मिली तो साथ में एक दुख भी तो मिला कि हमारे ही इंडिया का एक हिस्सा हमसे अलग हो गया पाकिस्तान के रूप में। So now we will discuss the problems in the process of partition, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स रही हैं पार्टीशन के प्रोसेस में। इसको रीड कीजिए। Problems in the process of partition. Two of the Muslim majority provinces, British India, Punjab and Bengal, had very large areas where the non-Muslims were majority. The decision to bifurcate these areas on religion lines could not be made by the midnight of 14 and 15 August, when a large number of people did not know on the day of independence whether they were in India or in Pakistan. There was the problem of minority on both sides of the border. Lakhs of thousands of Hindus and Sikhs in the areas were now in Pakistan, and equally large number of Muslims on the Indian side of Punjab and Bengal had to some extent Delhi and surrounding areas found themselves. हाँ जी। सो क्या समझ में आया आपको?
क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इन द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, समझाने की कोशिश करो। जो मुस्लिम मेजॉरिटी थी ब्रिटिश इंडिया के टाइम, वो काफ़ी लार्ज एरिया में थी, और सिर्फ जो दो एरियाज ऐसे थे जिनमें नहीं थी, वो थी पंजाब और बंगाल। तो जो इन एरियाज में वो सिर्फ 14th और 15th की नाइट में सब लोगों को वहाँ से नहीं हटा पाते। तो उन्होंने बताया कि लार्ज नंबर ऑफ जो लोग थे 15th और 14th नाइट को नहीं पता था जब पार्टीशन हो गया कि वो इंडिया में है या पाकिस्तान में है। फिर आई थी प्रॉब्लम माइनॉरिटीज की, जो लोग जिन लोगों को नहीं पता है कि कहाँ जाना है। उन्होंने बोला है कि बहुत सारे हिंदूज और सिख्स जो थे वो बहुत लार्ज नंबर में पाकिस्तान में थे, और जो बहुत और जो काफ़ी ज़्यादा लार्ज नंबर में जो मुस्लिम्स थे वो पंजाब और बंगाल साइड में थे, और कुछ दिल्ली और उसके सराउंडिंग एरियाज में भी ट्रैप्ड हो चुके। सो दैट विल लीड टू रिफ्यूजी प्रॉब्लम। आर यू गेटिंग इट? कि उस समय पर रिफ्यूजी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा था। सो लिखा है टू ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। मेरा वीडियो और ऑडियो दोनों आ रहा है ना? हाँ जी। सो टू ऑफ द मुस्लिम majority province of the British India, Punjab and Bengal, had a very large areas where the non-Muslims were in majority. देखो, जो वो बंगाल का हिस्सा दिया गया था ना, तो हम आज की डेट में उसे वेस्ट बंगाल क्यों बुलाते हैं? क्योंकि वो सिराजुद्दौला के टाइम पर वो बाइफरकेशन हुआ था ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल का। बट जो ईस्ट बंगाल वाला हिस्सा था आपका, वो आपका पाकिस्तान बना था, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान। और वेस्ट बंगाल वाला तो आज भी हमारे पास ही है। तो बंगाल के अंदर जो ज्यादातर लोग थे, तो वहां पर भी नॉन मुस्लिम्स भी थे। ऐसा नहीं था कि सारे के सारे वहां पर मुसलमान ही थे। वहां पर कुछ लोग हिंदूज भी थे। तो हिंदूज भी थे, तो ऑब्वियसली हिंदूज तो नहीं जाना चाहते ना पाकिस्तान के अंदर, वो तो अपनी कंट्री को नहीं छोड़कर जाना चाहते। सो द डिसीजन टू बाइफरकेट दीज एरियाज ऑन रिलीजियस लाइन could not be made by the midnight of 14-15 August. It meant a large number of people did not know on the day of independence whether they were in India or in Pakistan. तो यानी कि जब हमें आजादी मिली, ब्रिटिशर्स हमें छोड़कर गए 15 अगस्त को, तो हमें रात को 12 बजे आजादी मिली थी। तो इसलिए 14th अगस्त जो है वो पाकिस्तान वाले अपना इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं और 15 अगस्त को हम मनाते हैं। तो देखो, लेकिन हमारे को पता नहीं था जब हमें आजादी मिली, आधे से ज्यादा लोगों को नहीं पता था कि भाई मैं इंडिया की टेरिटरी में हूँ कि मैं पाकिस्तान की टेरिटरी में हूँ। देखो, एक लाइन खींच के चले गए, वो तो आए ब्रिटिशर जो थे, वो लाइन खींच के चले गए। अब इंडिया वाले और पाकिस्तान वाले दोनों के लिए सिचुएशन प्रॉब्लमैटिक थी, यानी कि हिंदूज के लिए भी और मुस्लिम्स के लिए भी, दोनों के लिए सिचुएशन प्रॉब्लमैटिक थी। कोई मुस्लिम इंडिया में फंसे हुए तो उन्हें ये नहीं पता कि हमें पाकिस्तान जाना है, कैसे जाएं, क्या करें, सिचुएशन ही नहीं थी ऐसी। तो और वहां पर जो लोग पाकिस्तान के अंदर जो हिंदूज फंसे हुए थे, उनके लिए सिचुएशन बहुत दुखद भरी, दुविधा भरी थी। तो वो सोच रहे थे कि कैसे आए पाकिस्तान से, है ना। उनको कुछ नहीं पता कि हम पाकिस्तान में हैं कि इंडिया में, पहले तो यही नहीं समझ में आ रहा था काफी टाइम तक। कई दिनों के बाद उन्हें समझ में आने लगा, ओके अब यहाँ पर दंगे छिड़ गए हैं। और जैसे कि मैं थोड़ा टीवी सीरियल भी देख लेती हूँ, उसमें पहले अभी 2-3 महीने पहले एक सीरियल आ रहा था, वो मैंने इसीलिए देखा था क्योंकि दैट वाज रिलेटेड टू पार्टीशन। मुझे अब उस टीवी सीरियल का नाम याद नहीं आ रहा। क्यों उथे दिल छोड़ आए, ये एक सीरियल आ रहा था, दैट वाज रिलेटेड टू पार्टीशन स्टोरी थी उसमें पूरी की पूरी। सो उसमें पार्टीशन स्टोरी दिखाई थी कि कैसे जब पार्टीशन होता है तो किसी को पता नहीं होता है कि हम कौन सी साइड पे है। तो कौन सी साइड पे पता नहीं होता है, तो वो दिखाते हैं कि किस तरीके से दंगे होते हैं, रायट्स मच जाते हैं पूरे। अभी आगे हम उन रायट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो वो रायट्स होते हैं और किस तरीके से कुछ हिंदूज पाकिस्तान छोड़कर आ रहे हैं और कुछ मुस्लिम्स पाकिस्तान के अंदर जा रहे हैं। तो वो जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करेंगे। तो
दोनों ही तरफ माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम थी, बॉर्डर के इश्यूज थे, फिर जो वो रिफ्यूजी आए उनको सेटल करने की प्रॉब्लम्स थी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं इन द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। आगे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, कि भाई पार्टीशन हुआ तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं। तो क्या Consequences क्या of कॉन्सिक्वेंसेस, हाँ जी, पार्टीशन के रहे हैं, इसको पढ़िए। there were killings and atrocities अट्रोसिटीज, बेटा अट्रोसिटीज, on both the हाँ sides of the border in the name of religion. Cities like Lahore, Amritsar, and Kolkata became divided into communities. Minorities on both sides of the border fled their home and often found temporary shelter in refugee camps. Thousands of women were abducted on both the sides of the border. They were made to convert the religion of the abductor and were forced into marriage. In many cases, women were killed by their own family members to preserve the family honor. हाँ जी, पहले आप समझा दो बेटा, फिर मैं समझा दूंगी। Land. हाँ जी, नहीं आया, Malaya. नहीं आया समझ में, मैं बताऊं? कुछ भी नहीं है, सबसे सिंपल है। बोल रहे हैं कि देयर वर किलिंग्स एंड अट्रोसिटीज ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर इन द नेम ऑफ रिलीजन। जब देखो हमें आजादी मिली और साथ में पार्टीशन हुआ, तो पार्टीशन हुआ तो उस समय पर क्या हो रहा था? उस समय पर जो लोग हिंदूस पाकिस्तान के अंदर फंस गए थे और कुछ मुस्लिम्स आपके इंडिया के अंदर फंस गए थे, तो उन्होंने सोचा अब दूसरी जगह से, अब मान लो आपको आपके घर के अंदर आकर कोई बोले अपना घर खाली करो और जाओ यहाँ से, आप जाओगे? आप क्या बोलोगे? भाई हम तो नहीं जाएंगे। तो बहुत सारे लोग जो हिंदूस थे, जो कि पाकिस्तान के अंदर थे, देखो पाकिस्तान का नाम ही उसी दिन पता चला है, कि वो उस दिन पता चला हाँ जी ये डिवीजन हो गया और ये और वो। तो ऑब्वियसली आपके घर के अंदर आके आपको कोई चाकू दिखा के बोले कि निकलो घर से, तो आप निकल जाओगे। लेकिन अगर आपको कोई प्यार से आकर बोले कि आप अपने घर छोड़कर चले जाइए, हम यहाँ पर रहेंगे, अब आप इस कंट्री का पार्ट नहीं हो, तो क्या आप जाओगे? आप नहीं जाओगे प्यार से। तो उसलिए क्या हुआ, दोनों साइड पे दंगे छिड़ गए, रायट्स हो गए, कि वो बोल रहे निकलो हमारी कंट्री से, अब ये पाकिस्तान है। तो इस तरीके से जो हिंदूस थे उनको पाकिस्तान से निकाला गया। फिर जब वहां पर दंगे शुरू हो गए, बोला कि निकलो निकलो निकलो, तो यहाँ पर भी दंगे शुरू हो गए। तो क्या हुआ, यहाँ के लोगों को भी बोला, जो मुस्लिम्स थे उनको उनके घरों में जाकर बोलते थे कि मुस्लिम्स हो आप निकलो यहाँ से, अभी हिंदूस की कंट्री है। तो दोनों तरफ क्या होने लगा, किलिंग्स होने लगी और एट्रोसिटीज होने लगी ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर इन द नेम ऑफ रिलीजन के नाम पर लड़ाइयां होने लगी। सिटीज लाइक लाहौर, अमृतसर, कोलकाता became divided into communal zones. कम्युनल राइट्स मतलब कम्युनिटी के नाम पर जो राइट्स होने थे, उसकी वजह से लाहौर, अमृतसर, कोलकाता ये सब बॉर्डर एरियाज पे पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि अमृतसर वाला जो रीजन है आपका, वो पंजाब, वेस्ट पंजाब वाला जो हो गया, तो वहां पर आपका जब डिवीजन हुआ था तो वो पंजाब का भी एक हिस्सा गया था ना पाकिस्तान में। तो अमृतसर वाले रीजन पे दंगे हुए, कोलकाता वाले रीजन पे क्योंकि वो बंगाल का पोर्शन में था, तो कोलकाता वाले रीजन पे। तो लाहौर, अमृतसर, कोलकाता ये कम्युनल जोन्स बने क्योंकि ये बॉर्डर एरियाज थे। तो यहाँ पर दंगे होते थे, लड़ाइयां होती थी, और कोई, क्योंकि ऑब्वियसली कोई अपना घर तो नहीं छोड़ के जाएगा ना। अगर हमारे को आके कोई बोले कि आप अपना घर छोड़ के चले जाए, तो हम जाएंगे? हम बोलेंगे भाई हम क्यों जाए? हाँ, तो इसलिए दंगे हुए, लड़ाइयां हुई, लोगों को फोर्सफुली वहां से निकाला गया। So minorities on both sides of the border fled their home and often found temporary shelter in the refugee camps. तो रिफ्यूजी कैंप्स के अंदर
वो पता चला रिफ्यूजी कैंप्स के अंदर लोगों को रखा गया। मैंने अपने ग्रैंडफादर से पूछा था, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उन्होंने पार्टीशन आर्काइव में, बिकॉज माय ग्रैंडफादर इज फ्रॉम पार्टीशन टाइम, ठीक है। तो मेरे दादू ने अभी मुझे स्टोरी सुना रहे थे, वो बता रहे थे कि किस तरीके से जब पार्टीशन हुआ था तो मेरे दादू 4 साल के थे। तो उन्होंने बताया था कि किस तरीके से वो मुल्तान को छोड़कर आए थे पाकिस्तान को, और किस तरीके से उनकी पूरी स्टोरी है कि मैं घोड़े पे भाग कर आया और ये और वो, और किस तरीके से वहां पर खबरें आती थी कि आज सो एंड सो जगह पर अटैक हो गया है और वहां से भाग कर आना है। तो रिफ्यूजी कैंप्स लगाए गए और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में हमारी हवेली थी, उसको हम कैसे छोड़कर आए, किस तरीके से रिफ्यूजी कैंप्स में आकर लोग रहने लगे। सो आप लोगों ने भी ऑब्वियसली अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुनी होगी कहानियां कि किस तरीके से वो लोग पार्टीशन टाइम पर छोड़कर आए हैं। एक वो मूवी भी है, उसमें कौन है वो, सनी देओल की जो मूवी है जिसके अंदर वो पूरा पार्टीशन का सीन दिखा रहे हैं। मूवी का नाम मुझे नहीं याद आ रहा, अभी याद आएगा तो बताऊंगी। मूवी का नाम क्या है वो, हाँ गदर, गदर, हाँ गदर है मूवी का नाम। तो उस मूवी में भी सेम पार्टीशन दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से कॉन्सिक्वेंस रहा है पार्टीशन का, कैसे लोग रिफ्यूजी कैंप्स में सेटल होते हैं। फिर जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें लिखा है कि थाउजेंड्स ऑफ विमेन वर अबडक्टेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। अबडक्शन का मतलब होता है किडनैपिंग, ठीक है, लेकिन किडनैप वर्ड मत लिखना, अबडक्टेड लिखना, वो अच्छी इंग्लिश लगती है, वो अच्छा लगेगा। तो बोल रहे हैं कि thousands of women were abducted on both sides of the border. They were made to convert to the religion of the abductor and were forced into marriage. In many cases, women were killed by their own family members to preserve the family honor. तो क्या हुआ, जब उस समय पर दंगे छिड़ गए थे तो औरतों को क्या करते थे, किडनैप कर लेते थे, अबडक्शन हो जाता था। तो या तो किडनैप कर लेते थे या उनका रेप हो जाता था, या फिर उनको क्या करते थे, जैसे मान लो जो विमेन पाकिस्तान के अंदर रह गई तो उन विमेन को फोर्सफुली, हिंदू विमेन को फोर्सफुली पाकिस्तान के यानी कि इस्लामिक रिलीजन के अंदर उनको कन्वर्ट कराया गया। उनको कन्वर्ट कराकर उनको बोलते थे कि आप मैरिज कीजिए। दोनों साइड पे ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं है एक साइड पे हुआ। तो दोनों तरफ अबडक्शन हुआ, उनको फोर्स करते थे कि आप रिलीजन को कन्वर्ट कीजिए। और बहुत सारे ऐसे भी केसेस देखे गए हैं कि फैमिली वालों ने, मान लो मेरी फैमिली में अगर विमेन है तो मैं अपनी फैमिली की औरतों को मार दूंगी, या मतलब उस समय के लोगों ने ऐसा किया था कि अपनी ही फैमिली की विमेन को मार दिया। क्यों मार दिया? इन ऑर्डर टू प्रिजर्व देयर फैमिली ऑनर, कि हमारे खानदान की इज्जत ना खराब हो जाए, तो इसलिए अपनी ही औरतों को लोगों ने मार दिया। काफी सारी औरतें कुएं के अंदर कूद गई थी, वेल के अंदर, उस समय पर पार्टीशन टाइम पर। तो ये जो पार्टीशन है, ये देखो हमें आजादी तो मिली, लेकिन पार्टीशन के रूप में हमें बहुत बड़ा दुख भी मिला, ठीक है। हमें ऐसा नहीं था कि इंडिपेंडेंस केम वेरी इजीली टू अस, इट डजंट केम वेरी इजीली टू अस, इट केम एट द कॉज ऑफ द पार्टीशन। मतलब पार्टीशन भी हमने झेला है। तो पार्टीशन झेलने के टाइम पे मतलब हमने कितना दुख उस समय पर झेला है कि विमेन को अबडक्ट किया जा रहा है, हर तरफ मैसिव किलिंग्स हैं, अट्रोसिटीज हैं, और वहां पर उनका फैमिली ऑनर भी के नाम पर, कि खानदान की इज्जत के नाम पर औरतों को मारा जा रहा है। तो आप देखिए कि उस समय पर विमेन की क्या कंडीशन थी, ठीक है। तो आगे चलिए। Many children were separated from their parents. Those who did manage to cross the border found that they had no home. Even financial assets and things like tables, typewriters, paper clips, books, and also musical instruments were spanned.
These the employees of the government, the railway were also divided. It is estimated that the partition forced about 80 lakh people to migrate across the new border. Between 5 to 10 lakh people were killed in the partition. हम्म तो बोल रहे हैं और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे कि मेनी चिल्ड्रन वर सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट्स. ऑब्वियसली बच्चे भी बिछड़ ही जाएंगे पेरेंट्स से, क्योंकि जब पार्टीशन हो रहा है तो कुछ नहीं पता. So those who did manage to cross the border found that they had no home. मान लो कि कुछ बच्चों ने भी कोशिश करी कि वो बॉर्डर क्रॉस कर ले. मान लो अगर मैं एज अ चाइल्ड, अगर मैं उस समय पर होती, तो मैं अगर मैं पाकिस्तान में होती तो मैं कोशिश करती ना मैं किसी तरीके से हिंदुस्तान में आ जाऊं, इंडिया में आ जाऊं. और मान लो उस समय पर अगर बच्चे आ भी गए इंडिया के अंदर, तो दे केम टू नो दैट दे हैड नो होम. आप अपना घर छोड़ के आए हैं पाकिस्तान में, या इंडिया से जो लोग पाकिस्तान गए होंगे, वो लोग जो इंडिया छोड़कर पाकिस्तान उस समय पर गए, तो उनको पता चला बाद में कि उनके पास कोई घर नहीं है. अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम. नाउ इवन फाइनेंशियल assets and things like table, chair, typewriters, paper clips, books, and also musical instruments of the police band, the employees of the government, and the railways were all. पर जब इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था, तो छोटी छोटी चीजों तक का डिवीजन हुआ था कि कितनी टेबल इंडिया में रहेगी और कितनी टेबल पाकिस्तान में रहेगी, कितनी चेयर्स इंडिया में रहेंगी और कितनी चेयर पाकिस्तान में जाएगी, कितने टाइपराइटर, कितने पेपर क्लिप्स, कितनी बुक्स, कितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ईच एंड एवरीथिंग. एक एक पेन तक का हिसाब किया था कि एक पेन इंडिया में रहेगा और एक पेन पाकिस्तान में जाएगा. तो आप सोचिए कि बड़े बड़े रिसोर्सेस का तो कितना मेजर डिवीजन हुआ होगा. एक छोटे छोटे पेन पेपर तक का हिसाब किया था जब वो पाकिस्तान गए थे. तो चलिए आगे पढ़िए. क्या और हाँ, इट इज एस्टिमेटेड दैट द पार्टीशन, एक सेकंड पीछे करो, पीछे करो, forced about 80 lakh people to migrate across the new border. 80 लाख लोगों ने माइग्रेशन किया था और 5 से 10 लाख लोग मारे गए थे पार्टीशन में, इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस. ये बहुत ही, जब मैं पार्टीशन पढ़ती हूँ तो मेरे मन में एक सौरो की फीलिंग, एक पिटी की फीलिंग डेवलप होती है, क्योंकि जब हम आजादी तो मिली बट एट द कॉज ऑफ पार्टीशन, तो वो पार्टीशन भी हमें दुख दे रहा है ना. इनफैक्ट स्टडिंग पार्टीशन विल मेक यू क्राई. अगर आप बुक्स पढ़ोगे पार्टीशन की तो आप रोने लगोगे, क्योंकि इतना दर्द भरी कहानियां हैं जो लोगों की है. या आप गदर मूवी देखो, या कोई भी मतलब ऐसी आप पार्टीशन रिलेटेड मूवी देखिए, तो आपको पता चलेगा कि उस समय पर कितना दुख है. ठीक है, चलिए आगे कीजिए. हमने पार्टीशन पढ़ लिया. अब उसके बाद एक और प्रॉब्लम थी. पहली प्रॉब्लम तो हमारी थी पार्टीशन की, ठीक है, अकोमोडेटिंग डाइवर्सिटी, समझ रहे हैं ना कि किस तरीके से हम डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं. तो हमने हिंदू और मुसलमान की तो बात कर ली कि पार्टीशन हुआ और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई. एक सेकंड बेटा. So one problem was the partition, कि जो partition हुआ वो problem था. Another very important problem was the integration of princely states. कि princely states के integration की जो बात है वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है. क्या बड़ी प्रॉब्लम रही है मैं आपको पहले समझा देती हूँ, फिर आप रीड कर लेना. देखो, जब उससे पहले, सबसे पहले मुगल्स रह रहे थे हमारे ऊपर, मुगलों का रूल था. एक पहले मैंने मिनट पढ़ा को था. देना, टाइम दबाना पड़ता हाँ, तो रिकॉर्डिंग स्टॉप करो. अच्छा, रिकॉर्डिंग चल रही है तो मैं कंटिन्यू कर देती हूँ. सो प्रॉब्लम्स इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, कि यानी
की नहीं है इन दी इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने के लिए हमारे ऊपर क्या क्या परेशानियां रही हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। बोल रहे हैं कि हाँ जी कृष्णा जी, मैंने अभी कुछ बताया नहीं है मेजरली। चलिए अभी मैं बस हेडिंग ही पढ़ रही थी, प्रॉब्लम्स इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, क्योंकि सिंस हमारा रिकॉर्डिंग ऑन था तो मैंने सोचा कि ऐसा खाली ना जाए। चलिए आप पहले पढ़ दो, फिर मैं बता दूंगी, मैंने अभी कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, मैं कर दूंगी। हाँ जी पढ़ो। Just before the independence, it was announced that by the British that with the end of their rule over India, paramount paramount of the British crown over पैरामाउंट of the British crown सी paramountcy of the British crown over also lapsed. This meant that all these states, as many as 565, would become legally independent. The British government took the view that all these states either बेटा Pakistan or आवाज नहीं आ India रही मेरे ख्याल से ना, ये पकड़ के मत बैठो, ये पकड़ने से मेरे को लगता है आवाज चली जाती है। हाँ join either अब India or Pakistan or remain independent if so wished. This decision was left not to the people but to the people. The ruler of the Panama Cons announced that the state had decided on independence. The Nizam of Hyderabad made a similar announcement the next day. Rulers like the Nawab of Nepal were averse to joining the Constituent Assembly. सो हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स कि यानी कि उस समय पर जो प्रिंसली स्टेट्स थी तो क्या क्या परेशानियां हमें झेलनी पड़ी उस समय। तो बोल रहे हैं कि जैसे देखो उस समय पर सबसे पहले तो आपके मुगल्स थे, फिर मुगल्स के बाद आपके ब्रिटिशर्स आए। लेकिन ब्रिटिशर्स जब आए थे तब आपको याद होगा कि हमने बात की थी अलग अलग पॉलिसीज की, मतलब छोटी क्लासेस से हम पढ़ रहे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात की थी, अलग अलग लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसीज की। तो उस समय पर बहुत सारे क्या होते थे, राजा महाराजा होते थे। तो राजा महाराजा होते थे, तो उस समय पर एक तो जब ब्रिटिशर्स ने हमें आजादी दी ना, तो उन्होंने आजादी बड़े तरीके से दी। जाते जाते भी उनकी वो नीति नहीं गई कि फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल की जो उनकी पॉलिसी थी वो जाते जाते भी वो कर गए। कैसे कर गए, जब उन्होंने इंडिपेंडेंस हमें दी तो एंड में बोलते हैं कि द ब्रिटिश इंडिया, द पीपल इन द ब्रिटिश इंडिया आर इंडिपेंडेंट। तो उसके अंदर उन्होंने ऐसे बोला कि मुस्लिम्स आर इंडिपेंडेंट, तो मुस्लिम्स के लिए वो तो पाकिस्तान हो गया। और बोलते हैं द प्रिंसली स्टेट्स आर इंडिपेंडेंट, एक एक बंदे को उन्होंने अलग अलग आजादी दी। ठीक है, तो बोल रहे कि द प्रिंसली स्टेट्स आर इंडिपेंडेंट, द हिंदूज आर इंडिपेंडेंट एंड द मुस्लिम्स आर इंडिपेंडेंट। तो उन्होंने इस तरीके से बोला। जब उन्होंने इस तरीके से बोला तो प्रिंसली स्टेट वालों को लगा सीधा बोलते पूरे भारत को आजादी मिल गई है। उन्होंने बड़े चालाक थे, इतने चालाक थे ब्रिटिशर्स, इतने क्लेवर थे कि बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स ने बोला कि प्रिंसली स्टेट्स भी आजाद हैं। उन्होंने इस तरीके से बोला आजाद है, तो उस समय पर उनकी जो कलेक्टिव आइडेंटिटी थी इंडिया की वो रही नहीं। उन्होंने बोला कि आप सब आजाद हैं, तो यानी कि इंडिया को कहीं ना कहीं वो लोग तो टुकड़ों में बांट के चले गए उस समय पर। 565 आपके प्रिंसली स्टेट्स थे उस समय पर, जो कि ब्रिटिशर्स आपके बांट के चले गए। ये तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय पर बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया, बहुत ज्यादा काम किया, जिसकी वजह से हम इंटीग्रेट कर पाए प्रिंसली स्टेट्स को। पहले प्रॉब्लम समझेंगे, फिर उसके बाद हम उस पे जाएंगे कि क्या सोल्यूशन रहा। तो लिखा है जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज अनाउंस्ड बाय द ब्रिटिश that with the end of the rule over India, paramountcy of the British crown over princely states would also lapse.
ये देखो मैंने हिंदी में बताया था, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है कि जो पैरामाउंसी है यानी कि जो कंट्रोल है ब्रिटिश क्राउन का ओवर प्रिंसली स्टेट्स वुड आल्सो लैप्स। इनको ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए था ब्रिटिशर्स को, इनको सीधा सीधा बोलना चाहिए था कि सबको आजादी मिली है। इन्होंने बोल दिया कि प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर भी जो कंट्रोल है वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये ब्रिटिशर्स ने जाते जाते भी उनकी वो पॉलिसी नहीं गई कि डिवाइड एंड रूल। So this meant that all these states, as many as 565 in all, would become legally independent. तो यानी कि अगर मैं कहीं की नवाब हूँ या कहीं की शहजादी हूँ तो उस जगह की राजा मैं ही हूँ। यानी कि नवाब ऑफ बंगाल है तो वो अलग रहेंगे, या फिर जो ट्रावनकोर के राजा है वो अलग रहेंगे, निजाम ऑफ हैदराबाद है तो वो अलग रहेंगे। तो यानी कि ओवरऑल आजादी देने की बजाय सबको अलग अलग आजादी दे गए, आजादी दे गए। तो अब इसको कलेक्टिवली एक कंबाइंड कंट्री बनाना कितना ज्यादा मुश्किल है ना। So लिखा है the British government took the view that all these states were free to join either India or Pakistan or remain independent if they so wished। इन्होंने बोला कि या तो आप इंडिया के साथ जुड़ जाइए, या तो आप पाकिस्तान के साथ जुड़ जाइए, या फिर आप इंडिपेंडेंट रहिए। तभी आज तक हमारा जम्मू और कश्मीर का जो इशू है वो आज तक रिजॉल्व नहीं होता। वो इंडिया वाले कहते हैं हमारा है, पाकिस्तान वाले कहते हैं हमारा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस समय पर ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर भी पॉलिटिक्स वो खेल गए जाते जाते। प्रिंसली स्टेट्स को बोलते हैं कि अगर आप इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इंडिया के साथ जुड़ जाइए, आप पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान के साथ जुड़ जाइए, और अगर आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो या कि यानी कि अगर आप इंडिया के साथ भी नहीं जुड़ना चाहते, आप पाकिस्तान के साथ भी नहीं जुड़ना चाहते, तो आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। This decision was left not to the people but to the princely rulers of these states। ये डिसीजन लोगों को नहीं दिया गया बल्कि वहां के रूलर्स को बोल दिया। यानी कि जो निजाम थे हैदराबाद के उनको बोला कि आप डिसाइड कीजिए, लोगों के हाथ में पावर ही नहीं दी। देखो ब्रिटिशर्स ने कितना वहां पर गेम खेला। So the ruler of the Travancore announced that the state had decided on independence। जो ट्रावनकोर के रूलर थे उन्होंने बोला कि स्टेट ने इंडिपेंडेंस को डिसाइड किया है। निजाम ऑफ हैदराबाद मेड अ सिमिलर अनाउंसमेंट द नेक्स्ट डे। जो निजाम थे हैदराबाद के उन्होंने भी ये अनाउंसमेंट दे दिया कि भाई हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, हम खुद इंडिपेंडेंट रहेंगे। द रूलर्स लाइक द नवाब ऑफ भोपाल वर अवर्स टू ज्वाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि हर कोई बोल रहा है कि हम खुद पावर में रहना चाहते हैं। ऑब्वियसली अगर आप कहीं के राजा हैं, आपको बोले कि आप इंडिया में जुड़ना चाहते हैं कि आप पाकिस्तान में जुड़ना चाहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं भाई मैं तो खुद ही राजा बनकर रहना चाहता हूँ, ना मैं इंडिया के साथ जुड़ना चाहता हूँ ना मैं पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहता हूँ। तो सिमिलर मैनर में सेम सिचुएशन हमारी कंट्री के साथ उस समय पर हुआ कि निजाम ऑफ हैदराबाद कह रहे हैं कि हम किसी से नहीं जुड़ना चाहते। ठीक है, ट्रावनकोर के राजा कह रहे हैं कि हम किसी के साथ नहीं जुड़ना चाहते। तो these were the problems in the integration of the princely states। अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले तो नेक्स्ट स्लाइड कर दो। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है। यहाँ से आपका 1 मार्कर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे रीड कीजिए। Sardar Vallabhbhai Patel. Sardar Patel was India's deputy prime minister and the home minister immediately following. He played a historic role in princely states by diplomatically and bringing most of them out of the
बेटा मेरा तो गला खराब है, मैं तो चीख के बोल भी नहीं पा रही, आप तो थोड़ा लाउडली बोलिए, एफर्ट लगाओ बोलने में। देखो मेरे को तो एक एक मिनट में बोलते हुए आई स्टार्ट कफिंग, ठीक है? तो आप थोड़ा कोशिश कीजिए लाउडली बोलने की। तो बोल रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल was India's deputy prime minister and the home minister during crucial period immediately following independence। बोल रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय पर इंडिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और होम मिनिस्टर रहे हैं आपके इंडिपेंडेंस के टाइम पर, ठीक है, जब आजादी मिली उसके बाद। तो he played a historical role in negotiating with the rulers of the princely states firmly but diplomatically and bringing most of them in the Indian Union। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके बहुत ही हिस्टोरिक पर्सनालिटी हैं। इन्होंने क्या किया कि जितने भी आपके प्रिंसली स्टेट्स थे उन सबको एग्री किया कि भाई आप पाकिस्तान के साथ मत जुड़िए, आप इंडिपेंडेंट मत रहिए, आप इंडिया के साथ जुड़िए, इंडियन यूनियन के साथ जुड़िए, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है? इस समय इस तरीके की बातचीत आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय करी है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये बातचीत बहुत ही महत्वपूर्ण रही है, ठीक है? चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं, देखो अब हैदराबाद, जो निजाम ऑफ हैदराबाद है उनका बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैवनकोर का बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आपका वो क्या बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर का जो इशू है वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इन तीनों को आप मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है? ऑल राइट, एक बात बताओ, अब हमारी कितनी स्लाइड्स रह रही हैं? हमारी 5 स्लाइड और 5 स्लाइड्स और है, ठीक है, तो ज्यादा देर नहीं लगेगी। 3 अच्छा ये स्लाइड ही है, मणिपुर मतलब है, 2 दिखाते। पिक्चर्स में 3 स्लाइड है। ठीक है, मतलब ज्यादा ज्यादा बड़ा नहीं रह रहा है, थोड़ा ही रह रहा है। हाँ, ऑल राइट, चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद, इसको आप पहले पढ़ेंगे फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, रीड करो। ऐसे करना, जरूर। पहले एक बॉक्स पढ़ लेना फिर दूसरा बॉक्स पढ़ना, ठीक है? हाँ जी, पढ़ना शुरू कीजिए। The ruler of Hyderabad carried the title Nizam, and he was one of the world's richest men. The Nizam wanted the independence of Hyderabad. He entered into what was called the Standstill Agreement with India in the November 1947 for a year while negotiations with the government were going on. In the meantime, a movement of the people of Hyderabad stood against the Nizam's rule gathered force. The peasantry in the Telangana region, in particular, was the victim of Nizam's oppressive rule and rose against it. हाँ जी, तो ये एक फर्स्ट बॉक्स में आपको क्या समझ में आया, इसको एक्सप्लेन करो पहले। थोड़ा नहीं आया मुझे। नहीं आया? चलो कोई बात नहीं, फिर आप सेकंड बॉक्स भी रीड आउट कर दो, मैं इकट्ठे ही आपको पूरा इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद समझा दूंगी। Women who had women who had seen the worst of this oppression joined the movement in large numbers. The Nizam responded by unleashing a paramilitary force known as the Razak on the people, murdered, maimed, and raped and looted, targeting particularly the non-Muslims. The central government had to order the army to tackle the situation. In September 1948, Indian Army moved into the control of the force. After a few days of intermittent fighting, the Nizam surrendered. This led to Hyderabad's accession to India. चलिए बेटा जी, कोई बात नहीं, अगर एनर्जी लेवल लो हो रहा है तो आप साथ में कुछ खा सकते हो, पानी पी सकते हो, मैंने मना नहीं किया, ठीक है? और सोना तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अभी तो आपका बहुत कोर्स रिमेनिंग है। तो अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद की। तो हमारे हैदराबाद के अंदर निजाम रहते थे
और पहले मैं लाइन टू लाइन बता देती हूँ, फिर बाद में कहानी भी पूरी बता दूंगी। लिखा है, द रूलर ऑफ हैदराबाद carried the title Nizam and he was one of the world richest men. So आप लोगों को लग रहा होगा पता नहीं कितनी बीमार हूं मैं, बार बार खांस रही हूँ। चलिए, जो रूलर ऑफ हैदराबाद है, दे कैरीड द टाइटल निजाम। हैदराबाद के रूलर का टाइटल था निजाम, और ये वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन है, सबसे ज्यादा अमीर आदमी थे हैदराबाद के अंदर, वर्ल्ड में भी, जिनका नाम था निजाम। द निजाम वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद। निजाम कह रहे थे कि इनको इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहिए हैदराबाद के लिए, यानी कि ना तो ये इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं, ना ही ये पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं। इन्होंने बोला कि हैदराबाद को इंडिपेंडेंट स्टेटस मिलना चाहिए। He entered into what was called the Standstill Agreement with India in November 1947 for a year while negotiations with the Indian government were going on. इन्होंने इंडिया के साथ नवंबर 1947 में I'm so sorry, इन्होंने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया नवंबर में 1947 में इंडिया के साथ, कि अभी हम कुछ नहीं करते, 1 साल के लिए रुक जाते हैं, और साथ ही साथ में इंडियन गवर्नमेंट के साथ में नेगोशिएशंस चल रही थी। So in the meantime, a movement of the people of Hyderabad state against the Nizam rule gathered force. तो मैंने जैसे कि बताया था कि जब पार्टीशन हुआ, या मतलब जब आजादी मिली, तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि पावर किसके पास में है, रूलर्स के पास में है, कि वो डिसाइड करेंगे कि उनको क्या करना है। लेकिन लोग भी तो कम नहीं है, लोगों ने एक मूवमेंट किया, हैदराबाद स्टेट के अंदर लोगों ने एक मूवमेंट किया और निजाम के अगेंस्ट फोर्सफुली आ गए, गैदर हो गए लोग सारे इकट्ठे, और बोले कि हमें निजाम के साथ में नहीं रहना है। So the peasantry in the Telangana region in particular was the victim of the Nizam's oppressive rule and rose against him. तो क्या हुआ, जितने भी peasants थे, यानी कि फार्मर थे जो तेलंगाना के अंदर, वो निजाम के ऑपरेसिव रूल के क्या बने हुए थे, विक्टिम, यानी कि वो बहुत ज्यादा परेशानियां झेल रहे थे निजाम की वजह से। तो वो सब लोग इकट्ठे हुए और निजाम के अगेंस्ट बोलने लगे। So women who had seen the worst of this oppression joined the movement in large number. तो इस मूवमेंट में आपकी विमेन भी जुड़ने लगी, ठीक है। So the Nizam responded by unleashing a paramilitary force known as the Razakars on the people, murdered, maimed, raped, and looted, targeting particularly the non-Muslims. तो निजाम्स ने कैसे रिस्पॉन्स किया? निजाम ने जब सारी औरतें इकट्ठी हो गई कि आपने पेजेंट्स के साथ आप अच्छा नहीं कर रहे हो हैदराबाद के अंदर, तो निजाम ने अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस को भेजा। उन पैरामिलिट्री फोर्सेस का नाम था रजाकार्स। रजाकार्स, ये आपका 1 मार्कर में आ सकता है एमसीक्यू, कि पैरामिलिट्री फोर्सेस का नाम क्या था, रजाकार्स था। और इन रजाकार्स ने क्या किया, किसको अटैक किया, नॉन मुस्लिम्स को अटैक किया, यानी कि हिंदूज को बेसिकली। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू ऑर्डर द आर्मी टू टैकल द सिचुएशन। तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, यानी कि इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इनको बोला गया कि आप इस सिचुएशन को हैंडल कीजिए। और सितंबर 1948 के अंदर इंडियन आर्मी मूव इनटू द कंट्रोल ऑफ द निजाम फोर्सेस। इंडियन आर्मी की फोर्सेस गई और उन्होंने निजाम की जो सेना थी रजाकार्स की, उनको कंट्रोल किया। आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ इंट्रीमेंट फाइटिंग, द निजाम सरेंडर्ड। बहुत दिन लड़ाई चली, युद्ध हुआ, वॉर हुई, उसके बाद में निजाम ने सरेंडर कर दिया
और दिस लेड टू हैदराबाद एक्सेशन टू इंडिया, और फिर आपका हैदराबाद इंडिया के अंदर जा मिला। समझ में आ गया? इतना क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड। वो पिक्चर वाला लेकर आओ ना। ये फोटो दिखा रहे हैं, जो आपकी टोपी वाले है ना, ये निजाम है। जो टोपी वाले पर्सन दिखाए हैं, ये निजाम ऑफ हैदराबाद है विद सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड कश्मीर accessions टू इंडिया। अभी कश्मीर का भी आगे केस पढ़ेंगे। चलिए, अभी ये तो हैदराबाद का सिचुएशन हुआ। आगे नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ मणिपुर। मणिपुर की बात करेंगे। हाँ, आप पढ़ना शुरू कीजिए। Nation of Manipur. A few days before independence, the Maharaja of Manipur, Bodha Chandra Singh, signed the instrument of accession with the Indian government on the assurance that the internal autonomy of Manipur would be maintained. Under the pressure of public opinion, the Maharaja held elections in Manipur in June 1948, and the state became a constitutional monarchy. Thus, Manipur was the first part of India to hold an election based on universal adult franchise. क्या समझ में आया? उन्होंने बोला कि जो महाराजा थे मणिपुर के से उन्होंने इंडिपेंडेंस से थोड़ा टाइम पहले इंस्ट्रूमेंट का एक्सेशन साइन किया था, जिसने गवर्नमेंट को अश्योरेंस दी कि जो मणिपुर है वो इंटरनल ऑटोनॉमी मेंटेन करेगा। फिर पब्लिक अंडर जो महाराजा थे उनको बहुत प्रेशर था कि पब्लिक ओपिनियन इलेक्शन करवाए, तो उन्होंने जून में 1940 इलेक्शन करवाए, और फिर मणिपुर एक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। और मणिपुर इंडिया में फर्स्ट जगह थी जहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट राइट पर इलेक्शन चलिए, करवाए गए। ठीक है। चलिए, इसको मैं एक बार और क्लैरिटी के साथ समझाने की कोशिश करती हूँ। तो लिखा है अ फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कि आजादी से कुछ दिन पहले, द महाराजा ऑफ मणिपुर। महाराजा ऑफ मणिपुर का नाम वन मार्कर में आ सकता है। इनका नाम है बोध चंद्रा सिंह। नाम याद कर लेना बेटा, ये वन मार्कर में पूछ सकते हैं सिंस इट्स एन एमसीक्यू पेपर। एमसीक्यू पेपर है तो छोटी छोटी बारीकियों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बोल रहे हैं अ फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस, कुछ दिन पहले आजादी के, जो महाराजा ऑफ मणिपुर थे, विच वॉज योर बोध चंद्र सिंह, साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इन्होंने साइन किया था विद द इंडियन गवर्नमेंट। इंडिया की जो सरकार थी, गवर्नमेंट थी, उसके साथ इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया ऑन द एश्योरेंस दैट द इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ मणिपुर वुड बी मेंटेन्ड। कि यानी कि जो इंटरनल ऑटोनॉमी है, जो इंटरनल पावर है मणिपुर की, वो मेंटेन की जाएगी। ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। आगे लिखा है अंडर द प्रेशर ऑफ द पब्लिक ओपिनियन द महाराजा हेल्ड इलेक्शंस इन मणिपुर इन जून 1948। यानी कि देखो 1947 में हमें आजादी मिली और 48 में इलेक्शंस हुए, एंड द स्टेट बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और स्टेट क्या बनी? मणिपुर क्या बना हमारा? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनती है। Thus, Manipur was the first part of India to hold an election based on universal adult franchise. तो मणिपुर आपका पहला इंडिया का पार्ट बना टू होल्ड एन इलेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, पहली इलेक्शन पहली बार यहीं पर हुए थे मणिपुर में। चलिए आगे चलिए। बेटा एक सेकंड रुको, मैं जस्ट दरवाजा बंद कर दूं, यहाँ पे बहुत शोर आ रहा है। कितना रह गया कृष्णा? कितनी स्लाइड्स रह गई हमारी? दो रह गई हैं। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल से जम्मू एंड कश्मीर वाला इशू कवर अप नहीं हो पाया है ना। जो चीजें नहीं कवर अप हो पाई हैं वो फिर मैं बाद में एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूंगी। अभी जो 2 स्लाइड्स हैं पहले वो कवर अप कर लेते हैं। फिर जम्मू कश्मीर का एक इशू मैंने डिस्कस करना है, एक ट्रैवनकोर का डिस्कस करना है,
और बाकी मेजॉरिटी कंटेंट डिस्कस हो गया है। जो एक दो चीजें नहीं हुई है वो हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए पढ़िए। The first state to be formed on language, the Vishala Andhra movement, as the movement of the separate Andhra was called, demanded that the Telugu speaking area should be separated from the Madras province. They were part and be made a separate Andhra province. Oti Simar Manu, a Congress leader and a veteran Gandhian, went on an identified fast and led to his death after 56 days. This caused great unrest and resulted in violent outbursts in Andhra region. People in large numbers took the streets. Many were injured or lost their lives. Police firing. In Madras, several legislators resigned their seats in protest. Finally, the Prime Minister announced that the formation of the separate Andhra state in December 1950. ऑल राइट, तो आपको क्या समझ में आया? पहले आप समझाओ फिर मैं समझाऊंगी। ये जो विशाल आंध्र मूवमेंट था, इसमें हमारा आंध्र प्रदेश को बाकी अलग तेलुगु स्पीकिंग एरिया से सेपरेट करने की बात हुई थी और मद्रास प्रोविंस जो हमारे ये पोती समर मल्लू है, ये कांग्रेस लीडर थे और एक वेटरन गांधीयन थे, जिन्होंने एक फास्ट पे गए थे, वो भूख हड़ताल पे 56 डेज के लिए, जिसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। डेथ के बाद जो आंध्र प्रदेश था, वहाँ पे बहुत बड़ा अनरेस्ट हो गया था और वहाँ के जो लोग थे वो बहुत वायलेंट हो गए थे उनकी डेथ की वजह से। बहुत सारे लोग सड़कों पे आ गए थे और वो प्रोटेस्ट करने लग गए थे और बहुत सारे लोगों ने इसे प्रोटेस्ट की, जो पुलिस की फायरिंग की, उसमें बहुत लोगों ने वहीं मद्रास में काफी लेजिस्लेटर्स ने रिजाइन कर दिया इन प्रोटेस्ट के लिए। उन्होंने अपनी सीट रिजाइन कर दी। फिर फाइनली 19 प्राइम मिनिस्टर ने, जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने आंध्र स्टेट को एक सेपरेट स्टेट अब हाँ जी, तो अब मैं एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ। मेरी वॉइस आ रही है ना? ठीक है। सो देखो, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो हम पहले ही देख चुके थे कि रिलीजन के बेसिस पे अगर हमने कोई भी बाइफरकेशन किया तो फिर वो बहुत ज्यादा डाइवर्स फॉर्म में हो जाता, कि हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच का जो डिवीजन था वो हम ऑलरेडी देख चुके थे। तो हमने सोचा कि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, अब स्टेट्स बनानी थी, हिस्सों में डिवाइड करना था, क्योंकि डेमोक्रेसी में इतने बड़े इंडिया को एक ही अगर सिर्फ सेंटर रूल करता तो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए सोचा कि डाइवर्सिटी को देखते हुए कि क्यों ना इसका बाइफरकेशन किया जाए, इसको छोटे छोटे राज्यों में, छोटे छोटे प्रांतों में, स्टेट्स में डिवाइड किया जाए। तो अब किया जाए तो अच्छी बात है, किया जाए तो डिवाइड। तो किस बेसिस पे किया जाए? तो उन्होंने सोचा कि लैंग्वेज के बेसिस पे डिवीजन किया जाए। यानी कि जैसे कि आज की डेट में हम देखते हैं पूरा इंडिया किसके बेसिस पे डिवाइडेड है? लैंग्वेज के बेसिस पे। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, फिर आपका हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है। तो इस तरीके से ही लैंग्वेज के बेसिस पे ही हमारा पूरा इंडिया डिवाइडेड है। तो बोल रहे हैं द फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, पहली स्टेट जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे फॉर्म हुई थी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो लिखा है द विशाल आंध्रा मूवमेंट। आंध्रा, आंध्रा से ही आपको समझ में आ गया कि ये आंध्र प्रदेश की बात हो रही होगी। सो द विशाल आंध्रा मूवमेंट एज द मूवमेंट फॉर अ सेपरेट आंध्रा वाज कॉल्ड। तो बोला गया कि एक सेपरेट आंध्रा बनाना चाहिए। डिमांडेड दैट द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द मद्रास प्रोविंस। पहले जब शुरू शुरू में इंडिया का मैप बना था तो मद्रास प्रोविंस बनाया गया था।
आई एम सो सॉरी, मेरा गला इतना खराब है, फिर भी आप लोगों का एग्जाम है तो मैं क्लासेस लेना बंद नहीं कर सकती। सो जो आंध्रा आंध्रा के लोगों ने बेसिकली विशाल आंध्रा मूवमेंट किया था, बोला था कि हमें मद्रास प्रोविंस से सेपरेट कर दिया जाए तेलुगु स्पीकिंग लोगों को, ऑफ विच दे वर अ पार्ट एंड मेड इनटू अ सेपरेट आंध्र प्रोविंस। कि इनको बोला गया था कि ये सेपरेट आंध्र प्रोविंस इनको प्रोवाइड किया जाए तेलुगु स्पीकिंग लोगों को, ठीक है। तो पोती सिरामल्लू, a Congress leader and a veteran Gandhian, went on a indefinite fast that led to his death after 56 days. तो पोती सिरामल्लू ने जो कि एक वेटरन गांधीयन थे, इन्होंने इनफाइनाइट फास्ट किया था, यानी कि फास्ट अनटिल डेथ, यानी कि जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक मैं फास्ट पर बैठा रहूंगा या फिर हमारी मांग पूरी कर दो। तो उस समय पर मांग पूरी नहीं हुई, 56 डेज ये फास्ट पर रहे और ये इनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद में this caused great unrest and resulted in violent outburst in Andhra region. जैसे ही आपके पोती सिरामल्लू की डेथ होती है, जो कि एक वेटरन गांधीयन रहे हैं और जो फास्ट पे रहे, तो इनकी वजह से पूरे आंध्रा में लड़ाई होने लगी, बेसिकली अनरेस्ट सा आ गया। तो पीपल इन लार्ज नंबर टुक टू द स्ट्रीट्स, तो लोग लार्ज नंबर में सड़कों पर आने लगे। Many were injured and lost in the police firing. और in Madras several legislatures resigned seats in protest, ठीक है, अपनी कुर्सियों को काफी मंत्रियों ने छोड़ा। The Prime Minister announced the formation of a separate Andhra state in December 1952. तो यानी कि ये पहली स्टेट बनी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, की लैंग्वेज के बेसिस पे पहली स्टेट बनाई गई। तो जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने बोला कि एक सेपरेट आंध्रा स्टेट बना दी जाए 1952 के अंदर। तो 1952 के अंदर आपकी पहली स्टेट बनी, विच इज योर आंध्र प्रदेश। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये इनका नाम इम्पोर्टेंट है, पोती सिरामल्लू, ये एक वेटरन गांधीयन थे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये 56 डेज के इनफाइनाइट फास्ट पे गए थे। इनडेफिनाइट फास्ट, इनफाइनाइट। हाँ चलिए आगे, नेक्स्ट स्लाइड। इनकी पिक्चर भी लगी हुई है, देख रहे हो? अब बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। चलिए पहले आप पढ़ दीजिए, फिर मैं समझा दूंगी। ये लास्ट स्लाइड है। जी। हाँ जी, इससे ऊपर क्या था? कोई मैप था? इसके ऊपर कुछ नहीं, वो दूसरे। नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, ये लास्ट है ना? जी, इसके बाद कुछ है? बाद एक मैप है। अच्छा, दिखाना एक सेकेंड। अच्छा, इंडिया बिफोर एंड आफ्टर पार्टीशन दिखा रहे हैं, इंडिया आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो जब स्टेट्स वगैरह बन गई 1961 में। ठीक है ठीक है, वो प्रीवियस स्लाइड, इससे पहले वाली स्लाइड। चलिए पढ़िए, इसमें जो पीपीटी में जो दो चार चीजें मिसिंग है वो मैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी पीडीएफ के थ्रू बता के, लेकिन अभी ये वाली चीजें आप पढ़िए। The formation of Andhra Pradesh suffered the struggle for making of other states on linguistic lines in other parts of the country. These struggles forced the central government and the appointing a state reorganization commission. We look into the question of redrawing the boundaries of the states. The commission, in its report, accepted that the boundaries of the states should reflect the boundaries of different languages. On the basis of its report, the state reorganization passed in 1956. This led to the creation of 14 states and 6 unions.
तो इसमें ये बोला गया है कि फॉर्मेशन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई गई थी। तो लिखा है द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश spurred the struggle for making of the other states on linguistic lines in other parts of the country. देखो सबसे पहले आपकी आंध्रा बनी थी लैंग्वेज के बेसिस पे कि वहां पर तेलुगु भाषा बोली जाती है, और उन्होंने बोला था कि हमें मद्रास प्रोविंस से अलग कर दो। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश बनी लैंग्वेज के बेसिस पे, फिर बाकी जगहों पर भी लोग बोलने लगे कि भाई हमें भी अलग कर दो लैंग्वेज के बेसिस पे, ये क्या हमें एक ग्रुप में रखा हुआ है। तो these struggles forced the central government into appointing a state reorganization commission. फिर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखा कि सब लोग यही मांग कर रहे हैं कि हमें लैंग्वेज के बेसिस पे अलग अलग कर दो, ठीक है। तो एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को बिठाया गया 1953 के अंदर टू लुक इनटू द क्वेश्चंस ऑफ द रीड्रॉइंग ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, कि किस तरीके से स्टेट की बाउंड्रीज सबकी बनाई जाए। द कमीशन in its report accepted that the boundaries of the state should reflect the boundaries of different languages, कि जो बाउंड्रीज है स्टेट्स की वो अलग अलग भाषाएं बोली जाए वहां पर। जैसे कि राजस्थान में राजस्थानी, गुजरात में गुजराती, हरियाणा में हरियाणवी, पंजाब में पंजाबी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, महाराष्ट्र में मराठी। तो इस तरीके से अलग अलग लैंग्वेज की बेसिस पे अलग अलग वो बना। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिपोर्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1956। 1956 के अंदर आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया, एंड दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। 14 स्टेट्स का क्रिएशन हुआ और 6 यूनियन टेरिटरीज का भी क्रिएशन हुआ, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ जी। तो और आगे मैप है, नेक्स्ट स्लाइड कर दो। देखो जो फर्स्ट मैप है उसमें तो दिखा रहे बीच में इंडिया है, एक तरफ आपका ईस्ट पाकिस्तान है और एक तरफ आपका वेस्ट पाकिस्तान है। जो आज की डेट में जो ईस्ट पाकिस्तान है अब तो वो बांग्लादेश बन गया है 1971 की वॉर के बाद में। और आप ये वाला मैप देखो, सेकेंड मैप, दैट इज इंडिया आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन। तो रीऑर्गेनाइज जब किया गया था तब उसके बाद में ऐसा था इंडिया का मैप 1961 के अंदर। मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, आंध्रा है, नीचे मद्रास है, केरला है, मैसूर, महाराष्ट्र। तो इस तरीके से रीऑर्गेनाइजेशन हुई है। अभी वैसे इस पीपीटी में मेजर चंक ऑफ द चैप्टर कवर हो गया। ये लास्ट स्लाइड है ना, इसके बाद तो कुछ और नहीं है। नहीं। हाँ, तो मेजर चंक ऑफ द चैप्टर वी हैव कवर्ड। बिल्कुल 2-3 चीजें रह गई हैं। एक हमारा जम्मू कश्मीर वाला इशू रह गया है, और एक हमारा ट्रैवनकोर वाला इशू रह गया है, और एक हमारा वो जो अलग अलग ये जो रीऑर्गेनाइजेशन अलग अलग स्टेट्स बनी है जिसमें हमने सिर्फ आंध्रा का डिस्कस किया है। ऐसे मैं आपको बताऊंगी कि हरियाणा और पंजाब का भी बाइफरकेशन जिस तरीके से हुआ था, वो महाराष्ट्र कैसे बना, तो उसके ऊपर थोड़ा सा क्लास और होगी। तो आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं, क्योंकि मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो इसके अंदर कंप्लीट चैप्टर मैंने चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग को डिस्कस कर दिया है। एक दो चीजें जो रह रही हैं वो मैं एक और वीडियो बनाकर 10-15 मिनट की उसके अंदर कवर अप करा दूंगी, लेकिन मेजर आपका चैप्टर कवर अप हो चुका है, बहुत हद तक कवर हो गया। एक दो चीजें मिसिंग है, वो हम बाद की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, देखो एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर हो रहा है। सो इफ यू अंडरस्टूड इट, सो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना। कोई डाउट्स या क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई वुड बी हैप्पी टू आंसर देम। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। Thank you so much. I wish you all the luck for your board exams. See, board exams are coming up, so be attentive और अच्छे से अपना पढ़ाई कीजिए। ये आपका CBSE बोर्ड के लिए है, and even if you are preparing for UPSC,
तो भी ये आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल कॉन्सेप्ट रहेगा। ओके बाय, हैव अ ग्रेट डे। तो कृष्णा जी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दीजिए। थैंक